मैं आपको बताना चाहता हूं 2023 विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। राजस्थान में सियासी घमासान शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच जारी चुनावी जंग में तलवारें खनकने लगी। तेलंगाना मिजोरम में भी चुनावी बिसात बिछने लगी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2023 विधानसभा की चुनावी तैयारियों पर 2024 लोकसभा चुनाव हावी है। विधानसभा चुनाव में शोर उन्हीं मुद्दों का ज्यादा है जो लोकसभा चुनाव का माहौल बदल सकते हैं। क्षेत्रीय असर वाले मुद्दों की जगह राष्ट्रीय असर वाले मुद्दों का जोर ज्यादा धार दिया जा रहा है और इसकी एक बड़ी वजह बड़े राज्यों के मौजूदा सियासी हालात। राजस्थान में हर बार सत्ता बदलने का रिवाज रहा है। कांग्रेस को यह परेशान कर रहा है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भारतीय जनता पार्टी को डरा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिहाज में दोनों राज्य काफी ज्यादा मायने रखते हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 लोकसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और दोनों ही राज्यों की लोकसभा सीटों पर बीजेपी का काफी ज्यादा असर रहा है। अब इसके पीछे का सियासी गणित समझिए कि राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की वापसी लोकसभा में बीजेपी को परेशानी बढ़ा सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार लोकसभा में कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकती है और यही वजह है कि विधानसभा से ज्यादा लोकसभा चुनाव में नफा नुकसान पार्टियों को ज्यादा परेशान कर रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही खेमों का राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा जोर है और दोनों ही सियासी खेमे राष्ट्रीय असर वाला एजेंडा लगातार तलाश रहे हैं और दोनों ही पार्टियां राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा काम कर रही हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी टक्कर ब्रांड मोदी को लेकर है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बड़े ब्रांड मोदी को लेकर आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने कमान अपने हाथों में रख ली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को ब्रांड मोदी से ही चमत्कार की उम्मीद है और यही बड़ी वजह है। बीजेपी खुलकर ब्रांड मोदी पर दांव चल रही है। विरोधी जमकर ब्रांड मोदी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी मजबूत छवि बना ली कि विरोधियों के लिए ब्रांड मोदी को चुनौती देना सबसे मुश्किल काम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसे नेता की बन गई है जो राष्ट्रहित को सबसे आगे लेकर चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में जुटे। हिंदुस्तान की ग्लोबल छवि मजबूत करने पर प्रधानमंत्री का काफी जोर रहता है। अपने काम से बिना एक दिन छुट्टी लिए भी प्रधानमंत्री मोदी मिशन मोड में अपने काम में लगातार जुटे रहे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक आरटीआई से पता चला है कि नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से एक छुट्टी भी नहीं ली है। यानी शनिवार रविवार हर पर्व त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर दिन हर वक्त यानी 365 दिन लगातार काम किया है, बिना थके बिना रुके। आरटीआई के जरिए प्रधानमंत्री दफ्तर से 2 सवाल पूछे गए। पहला सवाल था
कि प्रधानमंत्री ने ऑफिस संभालने, कार्यभार संभालने के बाद कितने दिन प्रधानमंत्री ऑफिस आए। पीएमओ से इसका जवाब मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वक्त ऑन ड्यूटी रहते हैं। ऑफिस संभालने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। आरटीआई के जरिए दूसरा सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक नरेंद्र मोदी अलग अलग कार्यक्रम और समारोह में कितने दिन मौजूद रहे। इसके जवाब में पीएमओ की वेबसाइट पर एक लिंक दिया गया है और इस लिंक में बताया गया कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से 3000 से ज्यादा कार्यक्रम समारोह में हिस्सा लिया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि इससे और ज्यादा मजबूत हुई है। जहां एक और लोग अपनी छुट्टियों को लेकर अलर्ट रहते हैं, कोई भी छुट्टी छूटनी नहीं चाहिए, छुट्टी आई नहीं आई कि लोग अपने काम को छोड़कर आराम करने लगते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऐसी छवि गढ़ी है कि उनके लिए काम से बढ़कर कुछ और नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ब्रांड मोदी की चुनौतियों ने सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर दिया। जो पार्टियां राज्य विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रही, लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़ने का दम भर रहे हैं। ब्रांड मोदी को मुकाबला करने के लिए सभी विपक्षी दलों ने आपसी दुश्मनी खत्म कर ली है। सबके सब एक सुर में आपसी मतभेद दूर करने का दावा कर रहे हैं। सभी पार्टियों ने समझ लिया है कि टारगेट बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, छोटी बातों को नजरअंदाज करने में ही फायदा है। और इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में कई सारे मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन विपक्षी एकता, एकजुटता पर जनता के बीच ज्यादा बात होती है। इससे पहले ही मोदी सरकार ने बड़ा दांव चल दिया। मोदी सरकार की तरफ से एक देश, एक चुनाव को लेकर माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। मुंबई की 2 दिवसीय बैठक इसी उलझन में उलझ कर रह गई। पहले दिन संसद के विशेष सत्र का ऐलान हुआ। दूसरे दिन एक देश एक चुनाव पर काम को आगे बढ़ाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी को बना दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब समिति के 7 सदस्यों का नाम भी जारी कर दिया है। इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह, लोकसभा के कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, सीनियर वकील हरीश साल्वे, पूर्व सीवीसी संजय काठोरी शामिल हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए और विधि विभाग के सचिव नितेन चंद्रा समिति के सचिव होंगे। समिति का गठन होने के साथ ही यह विवाद शुरू हो गया। अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि जिस कमेटी के नतीजे पहले से ही तय हैं, उनका सदस्य बनने से क्या फायदा। आम चुनाव से पहले ऐसी समिति सरकार से छिपे एजेंडे की ओर इशारा करती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है कि मोदी सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक भारत धीरे धीरे तानाशाही में तब्दील हो। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी बनाने का यह नौटंकी है। हिंदुस्तान के संघीय ढांचे को खत्म करने का हथकंडा है। 2024 में लोगों के पास वन नेशन वन सॉल्यूशन है। बीजेपी के कुशासन से छुटकारा पाना है, यह खड़गे साहब ने कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अरविंद केजरीवाल लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। वन नेशन वन इलेक्शन की जगह
वन नेशन वन एजुकेशन की बात करने वाले केजरीवाल अब वन नेशन फॉर इलेक्शन की बात कर रहे हैं। बार बार चुनाव होंगे तभी नेता पकड़ में आएंगे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए किस तरीके से वो निशाना साध रहे हैं। 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर कोई आदमी आके कहे वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब उसने कोई काम नहीं किया। वन नेशन वन इलेक्शन से हमको क्या मिलेगा? होना चाहिए वन नेशन वन एजुकेशन। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन। मैंने बहुत सोचा ये वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी क्यों कह रहे हैं। सोचने पे पता चला कि असलियत क्या है। एक चीज बताओ, 5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है? जब चुनाव होता है। उसके अलावा तो कोई नेता अंडर में नहीं आता। अब हमारे देश में हर 6ठे महीने चुनाव होते हैं, तो मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है। हर 6ठे महीने जनता में जाके उनसे कुछ कहना पड़ता है, तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5,000 रुपए का मिलेगा। ये सोचिए, 5,000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुम्हारे। ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, 1,500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश एक चुनाव के मुद्दे पर सियासी घमासान लगातार जारी है। जिस तरीके की तैयारी मोदी सरकार ने शुरू कर दी, इस तैयारी को देखकर यही लगता है कि एक देश एक चुनाव पर कभी भी बड़ा फैसला आ सकता है। इस बीच सरकार की तरफ से कहा गया है कि लोकसभा चुनाव वक्त से पहले या बाद में करवाने का सरकार का कोई इरादा नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम चुनाव वक्त से पहले या बाद में करवाने का सरकार का कोई इरादा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के आखिरी दिन तक देश और जनता की सेवा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से एक चुनाव के समर्थन में है। इससे वक्त और धन दोनों बचेगा। इसका इस्तेमाल गरीबों के लिए, देश के विकास के लिए होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एजेंडा 2024 के तहत सारे मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरू होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सारे मुद्दे खत्म होते हैं। और अब तो हालात ये हो गए कि हिंदुस्तान में चुनाव कोई भी हो, प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा जरूर होती है। विधानसभा चुनाव में भी पीएम मोदी छाए रहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे भी बीजेपी ब्रांड मोदी की ताकत आजमाना चाहती है और यही बात विपक्ष को सबसे ज्यादा डरा रही है। ब्रांड मोदी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी ताकत हिंदुत्व वाली सियासत है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को कमजोर करने के लिए हिंदुत्व कार्ड का लगातार इस्तेमाल करती है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विरोध का सबसे कारगर फार्मूला हिंदुत्व पर हमला बन गया है, जिसे बीजेपी विरोधी खेमा सोच समझकर बहुत ही सधे हुए अंदाज में यह आजमाता रहता है, क्योंकि हिंदू बहुलता वाले देश में इसके बैकफायर होने का खतरा ज्यादा रहता है। कभी कभी इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चुनावी माहौल में सनातन धर्म की जोरदार एंट्री हो चुकी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारियों से करके माहौल को और ज्यादा गरमा दिया है। उदयनिधि ने इस बीमारियों की तरह सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही है। उदयनिधि की बदजुबानी पर साधु संत समाज लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सनातन धर्म पर उदयनिधि के बिगड़े बोल पर बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी उदयनिधि के कहने के बहाने इंडिया गठबंधन पर हमलावर है।
होम मिनिस्टर अमित शाह ने राजस्थान की चुनावी सभा में उदयनिधि को करारा जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको होम मिनिस्टर अमित शाह को सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ, सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के खा पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि अभी भी अपने बयान पर कायम है। उदयनिधि का कहना है कि वो सनातन धर्म में सुधार की बात करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन चुनावी माहौल में उदयनिधि के बयान ने सियासत की आग को और ज्यादा भड़का दिया है। इंडिया गठबंधन के ज्यादातर सदस्य बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में कौन किस हद तक अपनी बात जनता को समझाने में कामयाब होता है और 2024 के लिहाज से किसका एजेंडा कारगर साबित होता है, इस पर हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की नजर बनी हुई है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।